विषय चल रहा है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें हम जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम के विषय में पढ़ चुके थे, उसकी विशेषताएं पढ़ चुके थे, यानी कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये इसके संदर्भ में हम पहले पढ़ चुके थे। और दूसरा जो मुद्रित माध्यम है और दूसरा जो माध्यम है वो है रेडियो। रेडियो के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। तो रेडियो में रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है, यानी कि रेडियो के लिए जो समाचार बनता है वो किस तरह से बनता है, उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या तरीके की, कैसी टेक्निक या किस प्रकार की खबरें होनी जरूरी है, ये सब कुछ हमें जानना है। तो इसमें रेडियो समाचार में हम उल्टा पिरामिड शैली के संदर्भ में पढ़ रहे थे। और ये उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित मैंने आपको कक्षा 11वीं में भी आपको पहले ये बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्य या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या के ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं होता, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। ये इसकी उल्टा पिरामिड शैली के संदर्भ में ये सभी कुछ हम जान चुके थे। इसे आगे शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में रखना। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 भागों में। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था। जैसे हम हिंदी में निबंध लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, भूमिका, बीच में जो भी पॉइंट्स होते हैं और अंत में निष्कर्ष या उपसंहार। यानी कि ऐसे ही इसमें रेडियो समाचार में भी जो ये इंट्रो है, इंट्रो उसका शरीर होता है, बॉडी उसके अंग प्रत्यंग होते हैं, और जो समापन होता है, समापन उसकी आत्मा होती है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहले बता था। तो देखिए आगे चलिए। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यानी कि जो खबर होती है, खबर का उसको स्टार्टिंग में 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। और इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, और यहाँ तक कि तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। यहाँ तक कि इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है, और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। जैसे कि ये एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि रेडियो समाचार का जो इंट्रो होता है वो कैसे होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये इस तरह से जो इंट्रो होता है रेडियो समाचार के लिए, इस प्रकार से इंट्रो लिखा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। रेडियो के लिए जो समाचार लेखन होता है उसके लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, ये आज हम जानेंगे। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइपिड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है
लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए, अगले पेज पे आ जाइए। तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। वाचक या वाचिका कौन होता है? जो बोलने वाले होते हैं, जो समाचार बताने वाले होते हैं। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो। आराम से बैठे, किसी प्रकार से कोई भी अगर किसी विद्यार्थी को भी परेशानी है तो वो अपने आप को ये चुप रखे, वही आवाज ना हो किसी प्रकार से। अगर समाचार कॉपी टाइपेड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक लाइन में कितने शब्दों की जरूरत होती है? एक लाइन में कम से कम 12 या 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं, इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जवान लड़खड़ाने लगे। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। ये इसकी खासियत होती है रेडियो समाचार को लिखते समय। ठीक है भाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। लेकिन 28, 37, 550 लिखने के बजाय, यानी कि अंकों में न लिखकर इसे शब्दों में लिखा जाना चाहिए 28, 37, 550 को। ठीक है, 28,35,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक या वाचिका को पढ़ने बहुत मुश्किल होगे। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28, 37, 550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे खेलों के स्कोर को इसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिखा सकते। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर सचिन ने या राहुल ने 98 रन बनाए हैं तो 98 ही लिखे जाएंगे, ये नहीं कि उन्होंने शतक बनाया, लगभग शतक के आसपास आउट हुए। इस तरीके से आप उस रेडियो में या न्यूज़पेपर में इस तरीके से आप नहीं बता सकते। जो है उसे वही बताओगे। 98 बनाए तो 98, 90 बनाए तो 90। हाँ, ऐसे लिख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर फिर से 50वें शतक से चूके। ऐसे लिख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर 50वें शतक से फिर से 50वें शतक से चूके। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए आगे। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी जरूरी बातें हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हो तो
बेहतर होता है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। यानी कि ये जो उपयुक्त पंक्ति है, जो एग्जाम्पल है, इस तरीके से नाम बता के ये जो नीचे पंक्ति पढ़ चुके हम, इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। यानी कि उसको 7.5% बताकर ये बेहतर होगा, न कि 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया। ये उचित नहीं होता। ठीक है भाई, ज्यादा संप्रेषणीय है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1925 न कि 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 1985 न कि 15 अगस्त 1985, यानी कि अंकों में न लिखकर इसे शब्दों में लिखा जाना चाहिए। आगे है रेडियो समाचार लेखन के लिए जो दूसरी बुनियादी बात है वो है डेडलाइन। डेडलाइन संदर्भ और उसे संक्षिप्त में प्रयोग करना। यानी कि जो पहली बुनियाद बात है वो क्या है, रेडियो समाचार को लिखते समय सबसे पहले कौन सी बात का ध्यान रखना जरूरी है, साफ सुथरी और टाइपेड कॉपी होनी चाहिए। जो कुछ भी एंकर पढ़ेगा, जो कुछ भी अपने श्रोताओं को वो समाचार पहुंचाएगा या उन्हें प्रसारित करेगा, उसके लिए एक टाइपेड कॉपी उसके पास होती है। कई बार क्या होता है कि बीच बीच में पढ़ते टाइम वो भूल जाते हैं या समाचार को प्रसारित करते टाइम जो एंकर होता है वो भूल जाता है। तो जैसे वो बोलता है, अगर उसके पास टाइपेड कॉपी है और साफ सुथरी राइटिंग में, साफ सुथरे लेख में है, तो उसमें से वो देखकर बोल देता है। ठीक है, इस तरीके से ये बात अति महत्वपूर्ण होती है रेडियो समाचार के लिए। दूसरा होता है डेडलाइन। डेडलाइन तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी समाचार लेखन होता है उस समाचार लेखन के लिए एक जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को ही डेडलाइन बोलते हैं। उस टाइम पीरियड के अनुसार ही जो समाचार लेखन होता है वो लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो जानिए इसके बारे में। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचारों से ही गूंथी हुई होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इस तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। समय का, टाइम पीरियड, टाइम लिमिट का। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। अगर मान लीजिए पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि भाई रेडियो समाचार लेखन के लिए कौन कौन सी बातें होनी जरूरी है, और मान लीजिए कि आपको है ना ये जो पॉइंट्स में दिए हुए हैं, साफ सुथरे और टाइपेड कॉपी या डेडलाइन संदर्भ का प्रयोग, ये याद नहीं है। अगर इनके बीच में जो इनका सारांश दिया हुआ है, जो इनका विस्तार पूर्वक ये जो पंक्तियां दी हुई है इन पॉइंट्सों के, ये इनमें से कुछ आपको याद है और ये अगर आप लिख देते हो तो भी आपका जो जवाब है, जो आपका आंसर है, वो बिल्कुल ही करेक्ट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको डेडलाइन संदर्भ का प्रयोग, ये पॉइंट्स आपको याद नहीं है और आपने लिख दिया कि समाचार में, रेडियो समाचार में जो टाइम का एक वो होता है, रेडियो समाचार के लिए एक टाइम पीरियड होता है और इस पे हम क्या करते हैं, 24 घंटे इस पर समाचार चलते रहते हैं, इस पर समाचार चलते रहते हैं। ये बात अगर हम पेपर में लिख देते हैं रेडियो समाचार लेखन की बातों के में, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर ये बातें हम इस तरीके से लिख देते हैं तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगला पेज निकाल लीजिएगा। श्रोता के लिए समय का प्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि अगर हम किन्हीं शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि शॉर्टली कुछ बात हम अगर बताना चाहते हैं तो उनके लिए सावधानी अति महत्वपूर्ण है। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर उसे छोटा करके प्रयोग किया जाए, और इस तरह से शब्दों को या अक्षरों को छोटा करके प्रयोग करके सब अक्षरों को या शब्दों को छोटा करके उसे देखा जाएगा तो वह कितना लोकप्रिय होगा। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है और शॉर्टली भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जैसे लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता हिंदी में लाघव चिन्ह क्या होता है, जैसे एक तो हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लिखेंगे, एक शॉर्टली वो लिख के और आगे छोटी सी जीरो लगा देते हैं ओके, और ऐसे पर लिख के और छोटी सी जीरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है HDFC बैंक, उसकी फुल फॉर्म ना बता के शॉर्टली बता देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रास्ते आपको करनाल जाना है या चंडीगढ़ जाना है, एक तो आप मैन हाईवे से जाते हो और एक आप किसी शॉर्टकट रास्ते से चंडीगढ़ पहुंचते हो। मैन हाईवे से तो चंडीगढ़ है लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर, और शॉर्टकट के रास्ते से आप पहुंच जाते हो, वो दूरी पड़ती है आपको लगभग 160 या 150 किलोमीटर के आसपास की। तो आप वही रास्ता अपनाओगे जो जिसमें कम टाइम लगेगा और कम दूरी होगी। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, रेडियो को लिखते टाइम, रेडियो समाचार को लिखते टाइम जो शॉर्टली यानी कि जो अक्षर है या जो शब्द है उनको छोटा करके लिखने की एक खासियत होती है इसमें। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है इन पंक्तियों के माध्यम से। आगे चलिए, आगे है टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो अति महत्वपूर्ण पंक्तियां आएंगी वो अंडरलाइन करते जाना भाई। टेलीविजन, जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं, सबसे पहले तो टेलीविजन कौन सा माध्यम है, ये श्रव्य माध्यम भी है और दृश्य माध्यम भी है। श्रव्य दृश्य के अंदर टेलीविजन आएगा क्योंकि इसको देख भी सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा जो अवगुण है वो क्या है कि जो कुछ हम इसमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसमें हम अपनी फीडबैक नहीं दे सकते, तुरंत हम फीडबैक नहीं दे सकते टेलीविजन में, क्योंकि मान लीजिए कुछ गलत दिखाया गया है या कुछ भी वो है उसमें हम तुरंत अपनी फीडबैक नहीं दे सकते। क्या करेंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखेंगे या फिर जो भी न्यूज चैनल है, ABP न्यूज है या फिर कोई अन्य चैनल है, उसे हम पत्र या जो भी हम संदेश है वहां तक पहुंचाएंगे, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख, यानी कि आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। आपके जो शब्द है वो पर्दे पर देखने वाले दृश्य के अनुसार होने चाहिए, यानी कि टेलीविजन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो चित्र, जो चलचित्र टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उसी चित्र, उसी चलचित्र के अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि टेलीविजन पर चित्र कुछ दिखाया जा रहा है और सब कुछ बताए जा रहे हैं, यानी कि चित्र प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड है और जो शब्द है वो प्रदूषण से या किसी अन्य से रिलेटेड है। कई बार होता नहीं है, जैसे हम आईपीएल मैच देखते हैं, आईपीएल मैच देखते हैं और जैसे कई बार क्या होता है कि ऐड आई हुई होती है, मसूरी आई होती है, विज्ञापन आया हुआ होता है और तुरंत सीधे लाइव टेलीकास्ट पे ले चलते हैं। खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए या कमेंटेटर बातचीत करते हुए सुनाई दिखाई देते हैं, लेकिन जो आवाज आती है, आवाज किसकी आती है? विज्ञापन की। वो जो मसूरी या जो कुछ भी आया है उसमें जो भी ऐड आई हुई है उस ऐड की आवाज आती रहती है। तो ऐसा ना हो, यानी कि अगर मैच चल रहा है तो वो मैच से रिलेटेड ही क्या होने चाहिए, बातें होनी चाहिए, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। ये टेलीविजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टेलीविजन का। टेलीविजन का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा गुण होता है वो क्या होता है? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला होती है इसके अंदर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया, मैंने उस दिन भी आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि जो एक शब्द है, एक शब्द हजार, सॉरी, एक जो चित्र होता है, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक जो चित्र होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है और ऐसा टेलीविजन में दिखाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए चित्र दिखाया जाए धर्मेंद्र का या फिर अमिताभ बच्चन का, सन्नी का, राहुल द्रविड़ का, सचिन का फोटो दिखा दिया। ठीक है, तो वो सचिन का या अमिताभ का या अजय देवगन का वो जो फोटो हम देख रहे हैं उससे हमारे माइंड में बहुत सारी बातें घूम जाती है तुरंत ही। इनकी पहली फिल्म ये थी, इनके ये मैंने इनकी पहली फिल्म देखी, इस तरह से सब कुछ बातें हमारे माइंड में तुरंत ही क्या हो जाता है, एक माइंड मैप बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेष खासियत होती है टेलीविजन की। आगे चलिए, इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी बातें, बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य के साथ लेखन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इन 4-5 शब्दों को। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर सोर्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बातें लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान ले कि दिल्ली की किसी, अगले पेज पे आ जाइए, मान ले कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन ये तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से लिखा जा सकता है, टाइटल बन सकता है, लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा यानी कि इसका इंट्रो, यानी कि उसके से रिलेटेड ये क्या नाम, फ्लैश न्यूज, उसका टाइटल के तौर पे बताया जाता है और टाइटल के तौर के बाद क्या हो जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि उसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। जैसे आप कभी कभार आप देखते भी होंगे, जी टीवी को देखते हुए सुधीर चौधरी जी को, वो क्या करते हैं, जैसे डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट में क्या होता है, 4 या 5 अहम घटनाओं से संबंधित उनका एनालाइज किया जाता है। 4 या 5 घटनाओं का एनालाइज किया जाता है और स्टार्टिंग में सुधीर चौधरी जी क्या बताएंगे, उन 4-5 घटनाओं से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जो भी टाइटल है उन घटनाओं का, वो बताएंगे कि आज हम इन 4 खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम
क्या नाम है, अमित शाह के संदर्भ में जाने, उसके बाद हम देश विदेश की गतिविधि, और उसके बाद कोरोना से रिलेटेड, उसके बाद खेल जगत से, इस तरह से वो 4 बातें बिल्कुल स्टार्टिंग में बता देते हैं आपको, स्टार्टिंग में। और फिर 15-15 मिनट के अनुसार उन चारों खबरों का क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, टेलीविजन में इस तरीके से खबरें पेश की जाती है। यानी कि उसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाया जाता है। कई बार देखते हैं ना, हम सीधे ले चलते हैं आपको, दिल्ली में सीधा आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। ये जो आग लगी है दिल्ली में लाजपत नगर में, एक दुकान में जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, हम सीधे ले चलते हैं और वहां पे जो मौजूदा जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। हम देखिए, ये आपका क्या नाम है, आपका नाम मोहन है, आपने ये जो यहाँ पे इस दुकान में जो आग लगी कब देखी, किस तरीके से देखी, कितने लोग इसमें आपके अनुसार, कितने लोग इसमें अंदर होने की संभावना हो सकती है आपके अनुसार। तो ये बातें बिल्कुल वो क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंकर है वो जो कुछ दृश्य है, एक तरफ कैमरा होता है, उस दृश्य को वो जिस भी दुकान में आग लगी हुई है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, और साथ के साथ में वहां पे जो मौजूदा लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हुए आपको वो खबरें बताते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इसलिए टेलीविजन पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है, लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। यानी कि कई बार क्या करते हैं कि जो न्यूज चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इलेक्शन हो गए, इलेक्शन चुनाव होते हैं एमएलए के, एमपी के, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये इलेक्शनों से संबंधित जो खबर है कि कौन सी पार्टी ने विजय हासिल की है, सबसे पहले एबीपी न्यूज चैनल आपको दिखाएगा सुबह 7 बजे, सीधे ले चलेगा पोलिंग बूथ पर। ठीक है, इस तरीके से ये जो टाइटल है ये एंकर बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, उनके साथ अधिक से अधिक जोड़ सके। आगे चलिए। निश्चय इस खबर की इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है, क्योंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझे। यानी कि टीवी पर जो खबरें होती हैं उन खबरों को अलग अलग स्टेप में कैसे बांटा जाता है, किस तरीके से प्रसारित किया जाता है, वो जो स्टेप होते हैं, वो जो अलग अलग चरण होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्टेप है ना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। वैसे तो मैंने ये +1 में आपको सभी कुछ करा दिया था, लेकिन फिर से आपको ये सब कुछ बताऊंगा। और इसमें है ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इनमें से ये जो 5 जो पॉइंट्स हैं आपके समक्ष जो है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन इनमें से अवश्य आता है, अति महत्वपूर्ण है ये। चलिए भाई, किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना।
टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। यानी कि टीवी खबरों के लिए जो अलग अलग स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा जो होता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर कौन होता है। तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है फोन इन। चौथा जो स्टेप होता है एंकर विजुअल। पांचवा एंकर बाइट। छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। अब सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश न्यूज को पढ़ लीजिएगा कि ये जानने की कोशिश कीजिए फ्लैश न्यूज क्या होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। अब देखो मान लीजिए कहीं पर किसी भी कोई ऐसी घटना घटित होगी कि एंकर है आपको समाचार न्यूज चैनल जो एंकर है आपको समाचारों से संबंधित जो घटनाओं से संबंधित आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं और या उनके संदर्भ में बताया जा रहा है, लेकिन अचानक से कहीं पर कोई घटना घटित होगी, आतंकियों ने कश्मीर पे हमला बोल दिया या फिर कोई घटना घटित होगी या कोई भी सेना का कोई किसी भी जवान को किडनैप कर लिया या कुछ भी ऐसी घटना घटित होगी तो तुरंत क्या करते हैं एंकर क्या करते हैं क्या बोलते हैं हम सीधे आपको ले चलते हैं। ये जो फ्लैश न्यूज है अभी अभी हमारे जो संपादक है राहुल जी वो आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर अभी अभी ये जो घटना घटित हुई है और ये या फिर उस ई चैनल पे नीचे लिखा जाता है ताजा खबर फ्लैश न्यूज ब्रेकिंग न्यूज इस तरीके से लिखा आता है। ठीक है तो ये यही जो ब्रेकिंग न्यूज है इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कम से कम शब्दों में सूचना देना ही फ्लैश न्यूज का काम होता है। अगर आपसे कोई फ्लैश न्यूज के बारे में पूछे ना, अगर आपसे पूछे कोई कि फ्लैश न्यूज क्या होती है आप क्या बताओगे, उसका जवाब क्या दोगे कि कम से कम शब्दों में सूचना दर्शकों तक या पाठकों तक या श्रोतागणों तक पहुंचाना ही फ्लैश न्यूज होती है। ठीक है भाई फ्लैश न्यूज क्या होती है कम से कम शब्दों में दर्शकों तक या श्रोताओं तक जो सूचना है उस सूचना को पहुंचाना ही फ्लैश न्यूज होती है। ठीक है भाई आगे ड्राई एंकर क्या होता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को जोगिंदर सर बताता है। हाँ जी सर 2 मिनट रह गए। कोई नहीं बच्चों के लिए बच्चों को बोल दो सर वो अगर किसी को कुछ पूछना बाकी कल करेंगे। हाँ जी सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह है वो पूछ सकते हैं, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा बाकी कल करेंगे। ठीक है भाई उसे कुछ पूछना बेटे। नो सर। देविंदर निकिता कुछ पूछना। नो सर। मैं पूछ लूं फिर। पूछ लो सर। ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। ब्रेकिंग न्यूज सर कम से कम शब्दों में दर्शकों को सूचना देना। वेरी गुड कम से कम शब्दों में जो दर्शकों तक सूचना पहुंचाई जाती है उसको ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। ठीक है हाँ सर। चलिए नितिन नितिन खुशी हाँ जी सर। रेडियो के लिए जो समाचार लेखन होता है उसके लिए कौन कौन सी बातें होती हैं। सर एक तो साफ सुथरी राइटिंग में लिखना पड़ता है वो बिल्कुल और उसके अंदर डेडलाइन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि जो सूचना है वो एक सीमित समय तक। हाँ हाँ बोलो बोलो। यही 2 बातें हैं सर। व्याकरण का ध्यान अपनी जो गलतियां अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है इसके अंदर। कम से कम छोटे से अक्षरों
की या शब्दों की जो बनावट होती है वो छोटे उसमें होने चाहिए, यानी कि जो भी हम पंक्ति जो भी हम कुछ प्रसारित करेंगे वो कम से कम शब्दों में हो। ठीक है बेटे। हाँ जी अच्छा सर। ये बताओ भी क्या नाम है निकिता, ये बताना इसकी जो विशेषता होती है मुद्रित माध्यम की कौन कौन सी होती है? सर पता नहीं, भूल गए। भूल गए? आप बताना खुशी। सर इसके अंदर जो हम कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, आगे पीछे से अगर समझना है तो दोबारा से पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और वेरी गुड। ये एक लिखित भाषा का विस्तार है। देखो स्पेस का पूरा ध्यान रखना होता है मुद्रित माध्यम में, जब भी कुछ लिखते हैं स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है और जो अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। अशुद्धियों को दूर किया जाता है और समय जो सीमा। चिंतन समय सीमा का ध्यान रखना होता है और जो भी चिंतन मनन की या विचार से संबंधित जो बातें होती है उनका विश्लेषण करना होता है, यानी कि जो भी गुड़ बातें होती है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसमें क्या नाम है ये लिखित भाषा का विस्तार होता है इसके अंदर। ठीक है,